नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। 30 मई 2019 को उन्होंने दूसरी बार शपथ ली थी। ये उनके दूसरे कार्यकाल का 2 साल पूरे हो रहे हैं और वैसे 2014 से 2021 तक 7 साल पूरे हो गए। इस मायने में वो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो 7 साल पूरे कर चुके हैं। 7 साल को लेकर बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। एक फिल्म आई थी 1955 में, द 7 Years Hitch, जिसमें कहा गया था कि जो वैवाहिक जीवन है वो 7 साल तक चलता है और उसके बाद थोड़ी परेशानियां होती है। हालांकि हिंदुस्तान में तो पूरी जिंदगी भर के लिए रिश्ते बनाए जाते हैं। और फिर चर्चा हुई कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके 7 साल के कार्यकाल में भी परेशानी हुई। 7 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी 2011 में, 2004 के बाद 2011 में सरकार को लेकर परेशानियां शुरू हुई। तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए ये 7वां साल मुश्किल भरा होगा? कोरोना का संकट वैसे ही गहराया हुआ है। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, तमाम तरह की परेशानियों के बीच लाशों की लगातार बढ़ती संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या, ये सब परेशान कर रही है और सरकार की लोकप्रियता में कहा जाता है कि कमी आई है। सरकार के लेकर जो सबसे बड़ी बात है, अभी सी वोटर्स और एबीपी ने जो सर्वे किया उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आया वो कहा गया कि कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। देश के 44% शहरी और 40% ग्रामीण लोगों ने बताया कि कोरोना मैनेजमेंट से वो नाखुश हैं। 20% शहरी और 25% ग्रामीण लोग कृषि कानूनों को लेकर भी नाराज थे और 10% ऐसे लोग थे जो चीन सीमा विवाद पर नाराजगी दिखा रहे थे। 36% लोगों ने ओवरऑल देश भर में कोरोना को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई है। मोदी सरकार के एनालिसिस के लिए मोदी सरकार पर क्या किया जाना चाहिए, ये देखिए ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं कि वर्तमान में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो 36% लोगों ने कोरोना को बताया है और उसको 18% लोगों ने बेरोजगारी को बताया, 10% लोगों ने महंगाई को बताया। हालांकि आज ही मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया। इसके अलावा भोपाल में और देश के बहुत सारे शहरों में ये फिगर 100 को पार कर गया है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार, वैसे एनडीए सरकार के कहने पर बहुत से लोगों को आपत्ति होती है, वो मानते हैं कि ये अकेले नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो इस मोदी सरकार के कामकाज को लेकर आकलन करने के लिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। 7 बड़े संपादक देश के वो इस समय हमारे साथ हैं, जिनकी सांच को आंच नहीं, जो आमतौर पर साफ बोलने, सच बोलने के लिए जाने जाते हैं और इन्हें ढूंढने में ईमानदारी से मैं आपको बताऊं मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बात यह है कि बहुत ही गिने चुने लोग हैं। 10 लोग होंगे, उनमें से 7 लोग मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। अंबिकानंद साहे साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो लखनऊ में हैं, नीरेंद्र नागर कोलकाता में हैं, श्रवण गर्ग साहब इंदौर में मौजूद हैं, आशुतोष नोएडा में हैं, डॉक्टर धीमन पुरोहित गुजरात से, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल देव जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो गुड़गांव में हैं और यशवंत देशमुख सीधे दुबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। यशवंत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं कि ये जो आपने जलेबी जैसा सीधा सर्वे अभी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए किया है, उसके मायने क्या हैं, थोड़ा समझाइए मुझे। इसके मायने बहुत ही साफ हैं, जनता अपने दिमाग में बहुत साफ है। दिक्कत ये होती है जब जनता की राय को हम अपने हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि हम जनता की राय। जनता कोरोना से त्राहिमाम है। जनता कोरोना के अव्यवस्था और जिस तरीके से निपट रही है सरकार, उससे बहुत ज्यादा नाराज है। जनता ने जिस तरीके के आंकड़े, अभी उसका जो हिस्सा एक और अभी आना बाकी है, वो सीधा सीधा इस बात को लेकर है कि हमारे कोरोना ट्रैकर में विजय जी जो आंकड़े हैं जनता के द्वारा बोले हुए, जिनसे हमने पूछा क्या आपको या आपके घर में किसी को कोरोना हुआ या आपके घर में किसी की कोरोना के कारण मृत्यु हुई, तो मृत्यु जो हुई उसकी क्या उम्र थी, उनको क्या कोई और बीमारियां थी या वैसी थी, इन सारी चीजों पे हम लगभग 1 साल से रोज के रोज ट्रैक कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जो हमारे कोरोना ट्रैकर में आंकड़ा है, आप अकेले ऐसे लोग हैं जो प्रधान मोदी सरकार को रोजाना ट्रैक कर रहे हैं, उसकी लोकप्रियता, उसके कामकाज को लेकर? कि केवल मोदी सरकार का नहीं, हम लोग 2009 से रोजाना ट्रैकर पे हैं। तो यूपीए के सेकंड जो यूपीए 2 था उससे भी हमारा
आंकड़ा लगातार आ रहा है। जो बात महत्वपूर्ण है वो ये कि लोगों की नाराजगी अगर है तो वो इसलिए है कि कोई घर ऐसा अछूता नहीं बचा है विजय जी। हम सभी लोग अलग अलग अखबारों में देख रहे हैं अलग अलग तरीके की रिपोर्टिंग को। कभी कोई हमारे रिपोर्टर्स जाकर के लाशों को या उनको काउंट करने की कोशिश कर रहा है। दैनिक भास्कर ने डेथ सर्टिफिकेट्स को काउंट करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक एम्पिरिकल एविडेंस के साथ में कोई आंकड़ों को चुनौती नहीं दे पा रहा है। और वो अब हमारे जो कोविड ट्रैकर के आंकड़े हैं वो सीधे सीधे इस बात को दिखा रहे हैं कि लगभग हर 10वां घर एक्टिव कोविड की चपेट में रहा है। लगभग हर 5वां घर बता रहा है कि उस घर से भर्ती होती है, जिसके मायने ये हैं कि जो सरकार के आंकड़े मृत्यु के हैं उससे कम से कम 7 से 8 गुना ज्यादा मृत्यु हुई है और कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए। और ये जो आंकड़ों की क्या कह सकते हैं झोल है, ये कोई केंद्र सरकार अकेला नहीं है। हर राज्य ने अपने आप के आंकड़े छुपाए हैं। महाराष्ट्र ने भी उतने ही छुपाए हैं जितने उत्तर प्रदेश ने छुपाए हैं। कफन उतने ही ढके जो है वो हरियाणा में गए हैं जितना कि पंजाब में ढके गए। तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें तो जनता की नाराजगी हमको बहुत साफ दिखेगी। लोग तमाम किस्म की विजय भाई नाराजगियां होती हैं। लोग महंगाई से नाराज हो जाते हैं, महंगाई जो है बढ़ती है, घट जाती है तो लोग खुश हो जाते हैं। लोग बेरोजगारी से नाराज होते हैं, बेरोजगारी घटने लगती है तो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मौत से हुई नाराजगी ये थोड़ा कैसे अटकेगी, लोग शांत होंगे, ये समझना मेरी समझ के परे है। क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई घट के आ सकती है, बेरोजगारी वापस आ सकती है, जो मर गया वो वापस नहीं आएगा। जिन घरों से अर्थियां उठी हैं उन घरों की नाराजगी क्या ऐसे ही कम हो जाएगी, ये थोड़ा सा मुझे संदेहजनक। बड़ा गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। देश भर में तो लाशों को लेकर चर्चा हो ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है, जहां पर बताया गया कि शमशानों में जगह नहीं है, नदियों में लाशें बहाई जा रही हैं और बहुत खराब स्थिति है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अकेली सरकार है राज्यों में जो सबसे बेहतर कोरोना मैनेजमेंट कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति को बहुत गंभीरता से और गहराई से समझने वाले अंबिकानंद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लखनऊ से। साहब, क्या आप कहते हैं कि लाशों की जो तस्वीरें दिख रही हैं, लाशों की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के बारे में आपका क्या कहना है संक्षेप में? विजय जी, आंकड़ों की बाजीगरी के बारे में मुझे यही कहना है कि जब मैं स्कूल में था तब पढ़ा करता था कि 3 तरह के झूठ होते हैं, लाइज, बिगर लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। तो सरकारी आंकड़ों पे मैं यकीन नहीं करता। मैं चलिए पत्रकार हूँ, मेरी बात सब ना सुने, जनता तो बिल्कुल ही नहीं कर रही है इन आंकड़ों पे यकीन। और अभी क्रोध की चर्चा कर रहे थे यशवंत भाई, क्रोध का मैं आलम यहाँ देख रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक तौर पे क्रोध को जब आप एनालाइज करेंगे तो ये देखेंगे कि ठीक है, बीजेपी से लोग नाराज हैं, क्रोधित हैं, क्या वो बीजेपी को हराएंगे? अगर हराएंगे तो किसको वोट देंगे? तो विकल्पहीनता की भी बात आती है जी। लेकिन अभी फिलहाल क्रोध का ये आलम है कि इनको हटाओ, वोट किसी को दे जी, इनको हटाओ, वोट किसी को मतलब नाराजगी बहुत ज्यादा। इनको ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ दोबारा। श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। सर, मध्य प्रदेश की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और एक बार तो तस्वीरें इस तरह की आई थी जिसकी चर्चा करने में भी तकलीफ होती है। वहां पर भी आपके राज्य में डबल इंजन की सरकार है, तो ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी है और फिर भी कोरोना जो है निपट नहीं पा रहा। केंद्र और राज्य सरकारें जो है दोनों लगातार लगी हुई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद क्या हाल है? मध्य प्रदेश में भी वही हाल है जो दूसरे राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ नहीं, लेकिन डबल इंजन का फायदा क्या है फिर? नहीं, कैसा डबल इंजन, मैं समझा नहीं आप क्या कहना। मतलब डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना बीजेपी में, कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो एक जो कॉम्बिनेशन से डबल इंजन की सरकार चलती है जिसके लिए बार बार बीजेपी कहती है। नहीं, अब वो तो डबल इंजन की सरकार अगर आप वैसे कहें तो उत्तर प्रदेश में भी है,
गुजरात में भी है, और जी। बहुत बुरी हालत है गुजरात में भी। और गुजरात तो प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है, जी। हेमंत बता सकते हैं वहाँ की हालत क्या है। जी। दिव्य भास्कर ने जिस तरह के आंकड़े प्रकाशित किए हैं, संदेश ने जो प्रकाशित किए हैं, गुजरात समाचार ने तो उनको तानाशाह तक बोल दिया है मोदी को। तो मध्य प्रदेश में कोई हालत बहुत खराब है, और यहाँ की हालत खराब होने के कई कारण हैं। उसमें एक कारण यह है कि पिछली लहर में जो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे मंत्री, वो माधवराव सिंधिया के साथ डिफेक्ट करके एक रिजॉर्ट में चले हुए वहाँ बैठे हुए थे। दूसरी लहर आई तब उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री दमोह के उपचुनाव में लगे हुए थे। तो यहाँ तो कोई मध्य प्रदेश में, और जो इंदौर के या बड़े शहरों के नेता हैं वो सब बंगाल के चुनाव में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री खुद बंगाल में और तमाम जगह चुनाव में शिरकत कर रहे थे, दमोह में लगे हुए थे। तो मध्य प्रदेश की हालत तो बहुत खराब है। और दमोह में जो हार हुई है इनकी भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में, वो भी एक संकेत है कि लोगों की बहुत नाराजगी है। और जैसा यशवंत ने भी कहा है कि लोग बहुत नाराज हैं। ये एक मामला ऐसा है त्रिवेदी जी की बाहर से खून नहीं निकल रहा और अंदर चोट लगी हुई है। लोग अभी डर के मारे बोल नहीं रहे हैं कि कितने अंदर से, क्योंकि वो अभी भी डरे हुए हैं, मतलब सरकार से डरे हुए हैं, मतलब अपनी तकलीफ बता नहीं पा रहे हैं। मतलब एक सरकार का इतना खौफ है कि उनको लगता है कि अगर कुछ अपनी तकलीफ बताएंगे तो उनको और परेशान किया जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार और जनता के बीच में पूरी तरह से ये ट्रस्ट डेफिसिट जिसको कहते हैं ना, विश्वास खत्म हो गया जी। और ये सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। ये आंकड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं जी। हर एक चीज को छुपाया जा रहा है, हर चीज को छुपाया जा रहा है। हर एक चीज। ठीक है धीमन जी, अभी शवन जी ने भी गुजरात की चर्चा की। गुजरात के अखबारों में बहुत स्थिति जो दिखाई गई है वो बहुत भयावह है। गुजरात भी उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य होगा जहां पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। हालांकि वहां पर नवंबर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि वो प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है। और जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट चल रहा हो जिसको होम मिनिस्टर देखते हो, वो होम मिनिस्टर का भी होम स्टेट है। ऐसे में और वहाँ बीजेपी की सरकार है, हालत ऐसी है, क्यों काबू नहीं हो पा रहा? विजय जी, इस देश में हर शख्स परेशान सा क्यों है? कोई बताए इस दर्द की दवा क्या है? मुझे लगता है आप जब मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हो तो इस शेर से ज्यादा खूबसूरती से बयान नहीं किया जा सकता। और मजेदार बात यह है कि हर शख्स जितना परेशान है, इससे ज्यादा वो शख्स परेशान है तो इन परेशानियों के लिए जिम्मेदार है। कम से कम रोम जलाने के बाद नीरव तो अपने आप में मस्त रहता था। यहाँ आप देखिए कि सबसे ज्यादा परेशान लंबी दाढ़ी के साथ मोदी जी खुद दिख रहे हैं। इनके पास इन परेशानियों का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। आपने गुजरात की बात की, श्रवण जी जैसे बता रहे थे, और आपने भी जिक्र किया डबल इंजन वाली सरकार। डबल इंजन वाली सरकार का एक इससे बेहतरीन उदाहरण और कोई नहीं हो सकता गुजरात के अलावा। मैं आपको बताऊं डबल इंजन वाली सरकार का यहाँ क्या हाल है। एक इंजन दिल्ली में है जहां हर्षवर्धन कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री की जो वैक्सीन है ऑन द स्पॉट मिलेगी, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। यहाँ बड़ी किल्लत है वैक्सीन की, वैक्सीन नहीं है, लंबी लाइनें हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी वैक्सीन मिलती नहीं है। हर्षवर्धन सुबह कहते हैं, उसके बाद मीडिया में खबर चलती है और उसके तुरंत बाद हमारी जो स्वास्थ्य सचिव है, हेल्थ सेक्रेटरी है जयंती रवि, तुरंत सामने आके कहती है कि सब बातें गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुजरात में आपको वैक्सीनेशन करना हो तो ऑनलाइन करके ही करवा पाओगे, ऑन द स्पॉट यहाँ होगा नहीं। तो ऐसी दो इंजन वाली सरकार है जो एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में चल रही है, केंद्र की और गुजरात दोनों ठीक है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में चल रही है। और एक तीसरा, एक आपने सुना होगा मेट्रोज में होता है डेमो और मेमू इंजन, जो लोकल ट्रेन का होता है। ऐसा एक हमारे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंजन है जो भी बीजेपी की सरकार है, आपको पता है। वो अचानक बाहर आया और वो कहता है कि
हर्षवर्धन को भूल जाइए, जयंती रवि को भूल जाइए, हम आपको कोरोना की जो वैक्सीन है 1,000 रुपया लाइए, हम आपको खड़े खड़े दे देंगे। उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल के साथ MOU किया और जो 600 रुपये में अपोलो अस्पताल को वैक्सीन जो मिलती है वो 1,000 रुपये में यहाँ यूनिवर्सिटी ग्राउंड में खड़े खड़े वो लोग दे रहे हैं। यानी 400 रुपया पर वैक्सीन का मुनाफा आप देखिए। 1,000 वैक्सीन भी वो लोग अगर देते हैं तो 4 लाख रुपया पर डे का मुनाफा। मुझे लगा कि मैं जर्नलिज्म गलत कर रहा हूँ इतने सालों से, कम कम ये वैक्सीन का ठेका ले लेना चाहिए। 4 लाख रुपया मुनाफा पर डे कहाँ और कोई बिजनेस में मिलेगा आपको कोरोना के इस लॉकडाउन के कार्यकाल। वैसे भी गुजराती तो बिजनेसमैन के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ राहुल देव जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं पहले नीरेंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ। नीरेंद्र जी, कोरोना का संकट हो रहा है और पश्चिम बंगाल में तो अभी तूफान भी, समुद्री तूफान भी आया, यास भी आया, लेकिन आपके यहाँ अभी रूठना मनाना ही चल रहा है। चुनाव खत्म नहीं हुए क्या? चुनाव लगता है कि बीजेपी की तरफ से खत्म नहीं हुआ अभी, ममता बनर्जी की तरफ से खत्म हो गए हैं क्योंकि वो जीत गई हैं। और आप जानते हैं कि कोई पतंग की जब लूट होती है तो जिसने पतंग पा ली उसके लिए तो पतंग हासिल हो गई, जिसने नहीं पाई उसकी कोशिश होती है किसी तरह इस पतंग को जो है फाड़ दिया जाए। तो बीजेपी सरकार यही कर रही है। कल जो PM और ममता की मीटिंग थी उसमें जानबूझ के शुभेंदु अधिकारी को लाया गया जबकि उनके लाने कोई जरूरत नहीं थी। तो इस तरह की बातें करके जो एक कोशिश थी नहीं तो, लेकिन शुभेंदु भी तो राज्य के प्रतिनिधि हैं, उसमें क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि पिछली बार अम्पन चुनाव हुआ, अम्पन का तूफान आया था। अब ये कह रहे हैं कि शुभेंदु को इसलिए लाया गया क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। तो पिछले बार अम्पन तो इससे 4 गुना ज्यादा घातक था, ज्यादा नुकसानदायक था। उस समय जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे असेंबली में, अब्दुल मन्नान, उनको लाने क्यों नहीं सोची बीजेपी मोदी सरकार को? तो ये साफ तौर पर जो ममता को जय श्री राम के नारे लगा के जो चिढ़ाने की जो कवायद कर रहे थे इससे पहले चुनाव के दौरान, या दीदी की बोली कर रहे थे, वही चीज वो शुभेंदु अधिकारी को लाए कर रहे हैं। और इस चीज का, जैसा कि अखबार में आया है, इसका विरोध जो है बीजेपी में भी हो रहा है कि शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल रहते, मंत्री रहते, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो ममता और मोदी में अगर मुलाकात होती, ममता जी को अपने स्टेट की चिंता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तो कम से कम उनसे बात करके ये छोटी सी नाराजगी तो बाद में भी तय हो सकती थी। देखिए, जो बात जो करना था उन्होंने रिपोर्ट दे दी, 1 मिनट के लिए आई, वो जो कहना था रिपोर्ट में दे दिया और वापस चली गई। तो ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी अगर आधा घंटा बात कर लेती तो मोदी जी उनको 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा दे देते। जो देना हो तो देंगे, जो नहीं देना हो नहीं देंगे, वो जानती है कि मैं 1 घंटा। लेकिन सवाल ये, अगर वो आधे घंटे बात होती तो इससे दोनों पक्षों में जो एक नाराजगी और तनातनी है ये दूर होती। ये जो फोटो ऑप जो है ना ज्यादा अच्छा होता। मुझे ये लगता है कि ये कोशिश फिर से नाकाम हो गई। फोटो अच्छा नहीं था जी। मैं राहुल जी से इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले आशुतोष, थोड़ा सा आप मुझे समझाइए, ये आंकड़ों की बाजीगरी, कारीगरी और सरकारों में नाराजगी, रूठना मनाना, फिर आप डबल इंजन की सरकार, ये सब क्या है, क्या मायने? कुल मिलाकर आम आदमी तो पिस ही रहा है, आम आदमी पार्टी के राज में भी पिस रहा है। आपको थोड़ा टाइम मुझे देना पड़ेगा जी, क्योंकि हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं 7 साल, मोदी के 7 साल जी। और मुझे लगता है मोदी के 7 साल में एक कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भारत जो है वो आज़ादी के समय जो लड़ाई चल रही थी 1935 और 1936, मुझे लगता है उस काल में हम धीरे धीरे प्रवेश करते जा रहे हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जिस तरीके से आक्रोश पूरे देश के अंदर फैल रहा था, वो आक्रोश आज हमको जमीन पर दिखाई पड़ता है जी। और लेकिन 36 की जब मैं बात कर रहा हूँ उसका कारण ये क्योंकि उसके बाद 1937 से पाकिस्तान बनाने की डिमांड शुरू हो गई थी, 2 नेशन थियरी शुरू हुई थी, और उसके बाद देश 1947 में विभाजित हुआ था। मैं अलार्मिस्ट साबित नहीं होना चाहता हूँ, ना ही मैं अलार्मिस्ट हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जिस तरीके से सरकार चल रही है और जिस तरीके से देश की सरकार को, देश को हाँकने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में देश के ऊपर विखंडन का एक बड़ा खतरा धीरे धीरे पैदा होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश विखंडन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन देश पर विखंडन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं और अगर आपको केंद्र और राज्य के संबंधों की अहमियत नहीं है, और अगर आप सिर्फ चिकोटी काटने के लिए ममता बनर्जी को अगर आप तंग परेशान करना चाहते हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब राज्यों के बीच में, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में अगर बातचीत होनी है, तो उसमें बंगाल के राज्यपाल वहां क्यों बैठते हैं, जो सुबह से शाम तक अपनी ही सरकार को कोसने, गाली देने, इंटिमिडेट करने, ह्यूमिलिएट करने, इंसल्ट करने का काम करते हैं।
उसमें शुभेंदु सर अधिकारी इतना बड़ा संकट हो राज्य में, प्रधानमंत्री वहां गए हैं, नहीं मैं उसी में जोड़ रहा हूँ आपके सवाल को ही, प्रधानमंत्री वहां उस संकट पर बात करने गए हैं, तो सब लोग मौजूद रहे तो क्या दिक्कत है इसमें? मुझे लगता है कि हम सारे लोग कम से कम 30 साल की पत्रकारिता तो इस देश में कर चुके हैं, और पहली बार कोई देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना ये भी नहीं है। इस देश में कम से कम 10 बड़े लोग देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा में मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई प्रधानमंत्री वो राज्यपाल को भी मुख्यमंत्री के साथ बैठाता है और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बैठाता है, लेकिन कोरोना के ऊपर जब बातचीत होती है तो राहुल गांधी को अपने साथ बैठाकर समीक्षा करने का सवाल खड़ा नहीं होता है, और उसके फौरन बाद चीफ सेक्रेटरी को, जिसको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया हो, उसको वापस बुलाने का काम नहीं करता है, वापस बुलाने का काम करता है। तो ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने वाले प्रधानमंत्री की पहचान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी गलत हैं या सही हैं, इसका आकलन इतिहास करेगा, लेकिन अगर आप जो अस्मिताएं हैं इस देश की, जो उपराष्ट्रीयता है इस देश की, अगर आप उनका सम्मान नहीं करना चाहते, अगर आप उनको लगातार आप भाव देते रहना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान निश्चित तौर पर उस तरफ बढ़ेगा जो हम और आप जिसको सोचने में आज हम डरते हैं। ये मत भूलिए कि देश जो है वो, इस देश के अंदर बंगाली अस्मिता भी है, मराठी अस्मिता भी है, तमिल अस्मिता भी है, केरला मलयाली अस्मिता भी है, इस देश के अंदर असमी अस्मिता भी है, इस देश में पंजाबी अस्मिता है। ये वही भारत देश है जिसने लंबे समय तक पंजाब को में आतंकवाद झेला है, कश्मीर में आतंकवाद झेला है, नक्सलवाद झेला है, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में झेला है। अगर आप इस प्रवृत्ति पर अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है इसको बढ़ाने का काम भी ना करें। ठीक है राहुल जी, आपने सब लोगों को सुना भी है, और आप इतने लंबे समय से राजनीतिक पत्रकारिता और राजनीति दोनों को गंभीर तरीके से देख रहे हैं, और मैं इस बात में गलत नहीं हूँगा कि जितने प्रधानमंत्री या हमारे बड़े नेता रहे हैं उनको आपने बहुत करीब से देखा ही नहीं है, तो दिशा भी दी है। तो क्या आप सोच रहे हैं ये 7 साल के कार्यकाल पर, और जो अभी तक आशुतोष जिस तरह से अलार्मिंग तरीके से बोल रहे हैं, और यशवंत जी ने जिस तरह से चर्चा की है कि कोरोना को लेकर भयानक स्थिति है, और शवन जी, धीमन जी, नीरेंद्र जी, अंबिका जी ने तो बहुत अलग अलग तरीके से राज्यों और केंद्रों के संबंधों पर भी चर्चा की। विजय, अलार्म मैं भी हूँ, चिंतित मैं भी हूँ, और मेरा डर भी थोड़ा आशुतोष के डर से मिलता जुलता है जी। कई बार ऐसा लगता है कि हम विभाजन पूर्व की स्थितियों में पहुँच रहे हैं। इन 7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तकनीकी रूप से बड़े छलांग लगाई है, बड़े कदम उठाए हैं। जहाँ तक नागरिक सेवाओं को तकनीक का सहारा लेकर जीवन को सुविधाजनक बनाने का, नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराने का सवाल है, वो उसमें भी बड़ा काम हुआ है, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें कुछ अच्छा बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब अर्थव्यवस्था पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो चक्रीय होती है, तो ऊपर भी गई और नीचे भी आई, अभी और नीचे आएगी, और उसके कारण हम जानते हैं कि क्या है। लेकिन 2-3 बातें प्रमुख रूप से इस सरकार के बारे में कहनी ही पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि ये सरकार कुछ ज़्यादा ही अपनी छवि को लेकर चिंतित है और सतर्क है, और लोगों को राहत पहुंचाने, लोगों की तकलीफ को समझने और लोगों को ये बताने के लिए कि वो उनकी तकलीफ समझती है, वो उनके साथ है इस संकट और पीड़ा की घड़ी में, इसमें वो नाकाम रहे। जी, मुझे वो साथ है या नहीं पहुंचाने में नाकाम रही है, से अलग मैं सवाल आपसे पूछना, क्या वो ऐसा कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, वो नहीं कर पा रही है। और मुझे लगता है कि जो मेरी एक पीड़ा है कि सरकार में बैठे बड़े लोगों को ये जताने की ज़रूरत ही शायद महसूस नहीं होती कि ये समय लोगों को ये आख्यान बनाने का समय नहीं है। वो तो बनते ही रहेंगे, दोनों ओर से बनाए जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन ये समय लोगों को आप हम कुछ दे नहीं सकते, तो कुछ हम हमदर्द तो बन सकते हैं। अगर सत्ता के उच्चतम स्तर पर हम ये भाव दे रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तकलीफ नहीं है, हम तथाकथित सकारात्मक होने के नाम पर हम ये जो एक बिल्कुल शुद्ध माया का एक पर्दा खींच रहे हैं, ये बहुत बहुत नुकसानदेह। दूसरी बात, जहाँ तक सामाजिक सांप्रदायिक संबंधों का सवाल है,
जो भी तकनीकी आर्थिक प्रगति इस बीच हुई है उस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा देश पीछे चला गया है सामाजिक और धार्मिक सांप्रदायिक संबंधों के सद्भावना के क्षेत्र में। तो देश, कोई भी देश, इतना बड़ा देश, वो तरह तरह की आपदाओं से निपट सकता है। आपदाएं तो आएंगी ही। बड़े बड़े देश भी कोरोना की आपदा से निपटने में नाकाम रहे हैं। प्रशासन एकदम चकित हो गए, वो तैयार उसके लिए नहीं थे, ये सब ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शासक से शासित को जो सहानुभूति, जो मरहम, जो हमदर्दी मिलनी चाहिए, वो इस सरकार में नहीं मिल रही है। आज भी वो इस बात के महत्व को समझ नहीं रही है। एक अहंकार, हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये जो लगातार प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है, ये हास्यास्पद भी है लेकिन त्रासद भी है, त्रासद ज्यादा है। ये सो ट्रेजिक। जी जी जी, मुझे इसका बहुत बड़ा जी यशवंत जी, आप मैं मानता हूं कि एक तो बीजेपी संघ परिवार से आप सबसे करीबी लोगों में से इस पूरे पैनल में, जिस परिवार को आप बहुत अंदर से, बहुत करीब से जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप लगातार इस सरकार को ट्रैक कर रहे हैं रोजाना के हिसाब से, तो आप सबसे बड़े अधिकारी मैं मानता हूं जो इस सरकार पर निर्णायक तरीके से बोल सकते हैं। मुझे फैक्चुअली आप बात बताइए कि क्या निर्णय आप देख रहे हैं इस सरकार को लेकर, सिर्फ कोरोना संकट में 7 साल का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं राहुल जी ने जो बात बोली मैं पूरी तरह सहमत होकर बस उसी बात को मैं कंटिन्यू में लेना चाहता हूँ कि एक्नॉलेजमेंट जो होता है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमसे कोई गलती हुई या हम कुछ नहीं कर पाए, इसका एक्नॉलेजमेंट। इस देश में देखिए, मैं 25 साल से ज्यादा हो गए चुनाव, और आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा वरिष्ठ हैं सारे लोग। हमने देखा इस देश में लोग करप्ट से करप्ट लोगों को जिता देते हैं, लीस्ट परफॉर्मिंग लोगों को जिता देते हैं, और जिताने के पीछे बहुत बड़ा एक वो होता है कि सबसे ज्यादा जीतने वाले वो लोग हमारे यहाँ कहे जाते हैं जिनसे कहा जाता है कि अगर ये 4 शादियां और 20 मैयत दिन में अगर ये जा पाए तो ये जीत जाएंगे। यानी इस देश के हमारे समाज की जो इच्छा या जो अपेक्षा है वो रॉक बॉटम लेवल पे केवल इतनी होती है कि आप हमारे सुख दुख में शामिल हो, और सुख के साथ में दुख में शामिल होने का सबसे बड़ा पैमाना होता है एक्नॉलेजमेंट, कि हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपको दुख है। अगर ये एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो उस हर व्यक्ति को कैसा महसूस होगा जो ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भटक रहा है, परेशान। अगर हम ये बोल रहे हैं कि मौतें उतनी ज्यादा हुई ही नहीं है, तो उस हर व्यक्ति, हर परिवार को कैसा लगेगा जिसको 2-2 दिन का वेट लिस्ट मिल रहा है श्मशान घाट में शवदाह करने के लिए। और हमारे यहाँ पे, हमारे समाज में जो परिवार संस्था है वो एक एक्सटेंडेड परिवार संस्था की तरह काम करती है। एक शादी, हमारे यहाँ कहते हैं, एक शादी 2 इंडिविजुअल्स की नहीं, 2 परिवारों की होती है। एक मौत एक व्यक्ति की नहीं, उस व्यक्ति के परिवार और उसके एक्सटेंडेड परिवार की होती है। हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट का नहीं होना, ये इस समय सबसे ज्यादा जिसे कह सकते हैं क्रूर एस्पेक्ट की तरह निकल के आ रहा है। और अगर आप सरकार की बात करें तो इस सरकार को समझने और सरकार की रेटिंग को समझने के लिए अक्सर लोग कई बार सोचते हैं कि अरे गवर्नेंस नहीं हो रही है, डिलीवरी नहीं हो रही है, तो भी मोदी जी की रेटिंग इतनी हाई क्यों रही है? ये हमेशा सवाल पूछा जाता रहा जी। उसका बहुत सहज और साधारण आंसर लोग जिसे ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से विजय जी ढूंढते हैं, वो कहते हैं 3 फैक्टर है, सामने कुछ है नहीं। ठीक है, 3 फैक्टर है, सामने कुछ नहीं है, लेकिन दरअसल इस सरकार की या मोदी जी की पर्सनल रेटिंग का हाई होने का बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि अभी तक कि उनके ऊपर लोगों का विश्वास बहुत है। जनता का विश्वास होना ही बहुत बड़ी बात अभी तक रही है। यानी गलत से गलत चीजें भी हो गई, डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज हो गई बिना सोचे समझे जैसे, और लोग हंसते हंसते लाइन में खड़े हो गए, इतनी बड़ी पीड़ा को झेल के चले गए, और उसमें भी लोगों ने माफ कर दिया कि नहीं गलती हो गई होगी, लेकिन नियत में उनके देश का भलाई करना लिखा था। जब आपकी गलतियां आपको देश के लोग इस बात पे माफ करने लगे कि आपकी नियत अच्छी थी, तो उसके ऊपर कोई चीज काम नहीं करती, तब आपकी रेटिंग
नॉन डिलीवरी, नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर भी चढ़ के बोलती है। लेकिन ये मामला दूसरा है, जहां पे जब लोग बीमार पड़ रहे थे, ऑपरेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए कलप रहे थे, मौतें हो रही थी, उस समय उन्होंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, वो एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री न होने के बजाय एक पार्टी के नेता के रूप में पश्चिम बंगाल में चुनाव करते हुए। अब यहाँ पे बहुत सारे हमको लोग ये कहते हैं, प्रचार क्या अकेले मोदी जी कर रहे थे, प्रचार क्या राहुल जी नहीं कर रहे थे, ममता बनर्जी नहीं कर रही थी? तो उसका सीधा और सरल जवाब यह है, लोगों को राहुल गांधी के ऊपर वो भरोसा नहीं था, ममता बनर्जी से वो अपेक्षा नहीं थी, जो लोगों को भरोसा और अपेक्षा नरेंद्र मोदी के। अगर आपके ऊपर ज्यादा भरोसा और आपके ऊपर ज्यादा विश्वास है, तो अगर वो विश्वास टूटेगा तो चोट भी वहीं पर ज्यादा लगेगी। अगर उनको राहुल गांधी पे भरोसा होता विजय जी, तो आज की तारीख में इतनी खराब हालत में जब हम ये सवाल पूछते हैं कि कोरोना के समय क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो बेहतर होता, तो मुश्किल से 20% लोग कहते हैं हाँ बेहतर होता, 60% कहते हैं नहीं नरेंद्र मोदी ही बेहतर है। अगर राहुल गांधी पे भरोसा होता तो वो ये कहते, अगर ममता बनर्जी पे विश्वास होता तो मुश्किल से 3% लोग ऑल इंडिया नहीं बोलते कि प्रधानमंत्री के लिए वो हमारी पसंद है, जबकि 40% नरेंद्र मोदी के नाम देते। तो ये नाराजगी अगर नरेंद्र मोदी से है तो इसलिए है क्योंकि अभी तक उनकी नीयत में कोई सवालिया चिन्ह नहीं लगा था, लेकिन कोरोना काल के दौरान निहायत ही पार्टीजान प्रचार, चुनाव प्रचार में लगते रहने के कारण उनकी नीयत पे, उस सरकार की नीयत पे अब लोग सवाल लगा रहे हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पहले ये तय करें। जी अंबिका जी, साहिब साहब, जो यशवंत जी ने बड़ा सवाल किया है, बड़ा महत्वपूर्ण बात की है कि एक तो इस सरकार का एक्नॉलेजमेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये सच है कि विश्वास सबसे ज्यादा आज भी नरेंद्र मोदी पर है। जैसे देशमुख जी के जो सर्वे है उसमें भी 20% लोग राहुल गांधी पे ज्यादा भरोसा करते हैं, नरेंद्र मोदी पे उससे कहीं ज्यादा 40% 60% लोग भरोसा कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलने, तकलीफ होने के बाद भी मोदी सरकार में भरोसा बना हुआ है? और ये एक्नॉलेजमेंट नहीं करने को क्या आप मानते हैं, इग्नोरेंस है, अहंकार है? देखिए, जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। यशवंत जी ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या विश्वास टूटने लगा है। हालात ऐसे हैं कि विश्वास टूटने लगा है, और विश्वास एक ऐसी चीज है विजय भाई कि एक बार टूट जाए बिल्कुल तो फिर जमती नहीं है। एग्जैक्टली। जब तक न टूटे तब तक तो सब भला भला, लेकिन अगर शीशे पे दरार आ गई तो वो फिर जुड़ती नहीं है। खैर, ये साहब से हमारा कनेक्शन टूट गया। श्रवण जी, इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार में लोगों का विश्वास टूटने लगा है? मैं केवल दो चीजें संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जी, आपने मनमोहन सिंह की सरकार का जिक्र किया कि दूसरे कार्यकाल का। जी, यूपीए जी, जो विपक्ष का वोट था या जनता का वोट था, वह मनमोहन सिंह के खिलाफ नहीं था, यूपीए के खिलाफ। जी, मोदी जी के साथ ये दिक्कत हो गई है कि उन्होंने पार्टी को तो समाप्त कर दिया और खुद पार्टी हो गए। तो अब जो पूरी नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, वो मोदी जी के प्रति है। ये आप बड़ा फर्क समझिए कि एक व्यक्ति ने पूरी पार्टी को अपने काबू में कर लिया। पिछले जनवरी से अगर आप चीजों को देखें, 1.5 साल का कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर का, तो इस लहर का उपयोग लोगों के अधिकारों को कम करने, एक पार्टी की ताकत को बढ़ाने या एक आदमी की ताकत को बढ़ाने, या जिसको कहें अधिनायकवादी शक्तियों को बढ़ाने, गैर भाजपा सरकारों को गिराने। पहली लहर में मध्य प्रदेश सरकार गिराई, राजस्थान में प्रयोग किया गया, महाराष्ट्र में प्रयोग किया गया,
दूसरी लहर में पूरी साहब के भी कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। धीमन जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो गया ये, रास्ते पर बात जो है दूसरे रास्ते तक पहुंच गई है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के साथ जो है विश्वास लोगों का टूट रहा है? और दूसरी बात जो श्रवण जी ने कही कि वो पार्टी समाप्त करके उनके नेतृत्व में है, तो साहब इस नाव के केवट ही प्रधानमंत्री हैं, तो ये नाव कहाँ पहुंचेगी? विजय जी देखिए, यशवंत देशमुख तो देश के बहुत बड़े रिसर्चर और सर्वे के एक्सपर्ट है। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ सर्वे में, पर मेरे पास एक बहुत सरल सादा एक क्राइटेरिया, एक साधन आप जिसे कह लिए, जिससे आप इस चर्चा आज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बारे में, क्रेडिबिलिटी के बारे में, या जो भी कह रहे हैं। पिछले साल करीब करीब इसी वक्त आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था देश के लोगों को कोरोना आते आते कि आप ताली बजाइए और जनता कर्फ्यू रखिए। पूरे देश ने ताली बजाई, जनता कर्फ्यू रखा, पूरे देश में माना। उसके बाद दिया जलाने को कहा तो पूरे देश में लोगों ने अंधेरा कर दिया और दिया भी जलाया। आज एक साल बाद 2020 में, 2021 में, मान लीजिए नरेंद्र मोदी आकर फिर वही ऐलान करते हैं, ताली बजाइए, तो आप बताइए मुझे, यशवंत देशमुख, विजय और बाकी सारे जवान मित्र, कितने लोग उसे मानेंगे? मुझे नहीं लगता इतने लोग बाहर आएंगे मोदी के कहने पर। जो पिछले साल इतने सारे बच्चन से लेके अंबानी तक बाहर आए थे और आम लोग भी बाहर आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदार है अपनी इस क्रेडिबिलिटी को इतने नीचे तक ले जाना में। न सिर्फ अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी को इतने नीचे तक ले गए, अब थोड़ा सा और नीचे चले जाए तो मुझे लगता है तेल निकलना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूं कि खुद नरेंद्र मोदी है, उसके अलावा और कोई नहीं। कल भी हमने जैसे बंगाल में देखा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का कितना बड़ा अपमान हुआ। मैं नहीं मानता हूं वो ममता बनर्जी ने किया या फिर नरेंद्र मोदी के साथ हो। मैं मानता हूं कि देश की फेडरल सिस्टम में प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा अपमान है। आधे घंटे तक प्रधानमंत्री को मिलने मुख्यमंत्री न आ जाए और एक फाइल का पुलिंदा पकड़ा के चली जाए कि मुझे और इम्पोर्टेंट मीटिंग है, प्रधानमंत्री से ज्यादा और इम्पोर्टेंट मीटिंग देश के सिस्टम में क्या हो सकती है। और इसके लिए जिम्मेदार मोदी इसलिए है कि पिछले साल जब आप 7 साल की चर्चा कर रहे हैं तो आपको याद होगा सिर्फ कोरोना में नहीं करना चाहिए। पिछले साल इसी वक्त मोदी ने कहा था कि इस देश की सीमा में ना कोई घुसा है, ना हमारी जमीन पर किसी का कब्जा है। इतना बड़ा झूठ एक प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर देश के सामने बोला और ना इसमें कोई सुधार हुआ। ना प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, ना बीजेपी से किसी ने कहा, ना उनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से किसी ने कहा कि ये गलत है। और आज उसका नतीजा आप देखिए, चाइना हमारी जमीन में तो घुसा है, साथ साथ पाकिस्तान को निकल गया, नेपाल को निकल गया, और परसों पता चला कि शिलोंग में, श्रीलंका में उसने कोलंबो पोर्ट को अपनी चाइनीज टेरिटरी डिक्लेयर कर दी। तो आपकी चारों ओर चाइना फैला हुआ है और आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में बैठे बैठे सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बना रहे 20,000 करोड़ का, जो देश के लिए किसी हालत में जरूर नहीं है। एक आदमी की दिमाग की धुनक है, उसको लेके देश 20,000 करोड़ बर्बाद कर रहा है। ऐसे वक्त में जो 20,000 करोड़ के पूरे देश के 135-40 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जा सकती है, वैक्सीन के बजाय आप दिल्ली में राजपथ की जमीन खोद कर बैठ गए, तो सवाल करने वाला इस देश में कोई नहीं है। मैं मानता हूँ देश के लोकतंत्र में आज जब हम देश के 75 साल आजादी के मना रहे हैं, मोदी ने खुद अनाउंस किया है दांडी यात्रा के रीएनेक्टमेंट में कि हम 75 साल मनाएंगे। बहुत उत्सव वो मनाते हैं, टीका उत्सव भी मनाने का उन्होंने ऐलान किया, ना टीका है ना उत्सव है। और देश इस हालत में फंसा हुआ है कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे किसी को पता। जी नीरेंद्र जी, धीमन जी ने जिस बात का जिक्र किया, क्या ये बात ठीक नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री जो है उन्हें आधा घंटे इंतजार कराए? ये प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है? हो सकता है कि हम सब लोगों की नाराजगी, यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं या देश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी नाराजगी मोदी जी को लेकर हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो आपके राज्य में मदद के लिए पहुंचे हैं, संकट पर चर्चा करने के लिए पहुंचे, और मुख्यमंत्री आधा घंटे तक उनको इंतजार करवाए, मुख्य सचिव भी वहां पर नहीं पहुंचे, और इससे पहले भी उन्होंने 2-3 बैठकों में शामिल नहीं हुई, तो सिर्फ मोदी जी को ही गाली देने, नाराजगी दिखाने से काम चलेगा? अगर आप नेताजी वाले जो सभा हुई थी चुनाव से पहले उसको याद करें, प्रधानमंत्री उसमें बैठे हुए थे, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर बैठी हुई थी,
वहां पर कुछ लोग जो बीजेपी के लोग थे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उससे मुझे बताइए प्रधानमंत्री ने कुछ कहा? आप मुझे बताइए। मैंने अगर ममता बनर्जी को लगातार चिढ़ाया जाएगा और लगातार उनको अपमानित किया जाएगा, आप उम्मीद करें, और मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी खुद करें कि मुझे आधा घंटा करने के लिए कहा गया तो ठीक है, और कि प्रधानमंत्री की मीटिंग पूरी होगी। नहीं, लेकिन वो कोरोना की 2 बैठकों में पहले भी नहीं आई थी प्रधानमंत्री। मुझे पता नहीं कि कौन बोल रहा है। हाँ, तो प्रधानमंत्री भी एक मीटिंग में व्यस्त है, वो जब खाली होंगे तभी आपसे मीटिंग करेंगे। तो ममता ने कहा ठीक है, मुझे तो 1 मिनट का काम है, ये फाइल देना है, दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो तनातनी है ये दोनों तरफ से अगर है तो इसमें जैसे कहते हैं कि अगर बड़ा प्रधानमंत्री है, सारे वो लोग हैं, और प्रधानमंत्री अगर इस बार शुभेंदु अधिकारी को नहीं बुलाते और ठीक ठाक बात कर देते हैं 10 मिनट। आपको पता है कि झारखंड हेमंत सोरेन ने भी यही शिकायत की थी, प्रधानमंत्री सुनते नहीं है। तो अगर ममता बनर्जी वहां अगर आधा घंटा बैठते तो मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री सुनते उनकी बात। तो ये प्रधानमंत्री, और जैसा धीमन जी ने कहा या बाकी प्रधानमंत्री जी गए उनके साथ मीटिंग करने तो क्यों नहीं सुनते, ऐसा आप क्यों मानते हैं? प्रधानमंत्री उनसे मीटिंग करने के लिए गए थे या राज्यपाल और शुभेंदु अधिकारी से मीटिंग करने गए थे? पहले गए नहीं थे, तब आप कह रहे थे कि बंगाल नहीं आए हैं, उड़ीसा चले गए हैं। अब आप कहते हैं कि बंगाल आ गए तो सुनेंगे नहीं। वो बंगाल गए हैं तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं गए थे, वो राज्यपाल और विपक्ष के नेता से मिल रहे थे। इसलिए मुझे नहीं लगता अगर मैं आपके यहाँ मिलने जाऊं और आपके पड़ोसी को और उनको बुला के लोग आप कहेंगे नहीं आप तो मुझसे मिलने आपसे मिलने आए, तो ये गलत है। अगर मैं आपसे मिलने आऊंगा तो मैं आपसे ही मिलूंगा। अगर आपके पड़ोसियों से मिल रहा हूँ तो आप कहेंगे कि नहीं आप मुझसे मिलने नहीं आए, पड़ोसियों से मिलने आए थे। तो स्पष्ट है कि वो किससे मिलने गए थे। आशुतोष जी, आप जो है हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं, चिंता भी करते हैं, तो क्या फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने जिसकी संभावनाएं, जिसकी चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री पर है? प्रधानमंत्री पर ही है और किसी पे नहीं है। प्रधानमंत्री पर ही है, और अगर इस देश में आगे जो स्थितियां पैदा होंगी तो उसके लिए इतिहास प्रधानमंत्री को माफ भी नहीं करेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कैसे चीजें चलती हैं इस देश के अंदर। जो हमारी परंपराएं थी वो क्या थी। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, तो 13 कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी मतलब जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, इन लोगों ने उस प्रस्ताव का खुला विरोध किया। गांधी जी ने अपने समापन भाषण में जब इन्होंने शुरू किया तो उन्होंने इसी बात से कहा कि मैं अपने उन 13 भाइयों को बधाई देता हूं कि इतनी भारी बहुमत के बावजूद भी उनके अंदर ये प्रतिबद्धता, ये कटिबद्धता अपनी विचारधारा को लेकर थी, वो उसके प्रति ईमानदार थे। और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर आप सच के रास्ते पर हैं, अगर आपको लगता है आप सच के रास्ते पर हैं, तो शायद पूरी दुनिया आपका विरोध करे, लेकिन फिर भी आपको अपने रास्ते पर चलना चाहिए। उसके बाद गांधी जी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे करना है, क्या करना है की बात की। यह है इस देश की परंपरा। हमारे घरों के अंदर जो है, जब गांव में कोई अजनबी आदमी निकलता है तो गांव का एक अजनबी आदमी उसको कहता है भैया बहुत गर्मी लग रही है, बड़ा घाम है, आ जाओ बैठ लो 2 मिनट। जब वो बैठता है तो उसको गुड़ भी देते हैं और पानी भी देते हैं। ये इस देश की परंपरा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ये लगे कि वो बादशाह दिल्ली हो गए हैं और सारे लोग उनके गुलाम हैं, तो ये चलता नहीं है। हाथ, तालियां एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। और मैं, लेकिन मुख्यमंत्री का देरी से पहुंचने को आप असम्मान की बात नहीं मानते? प्रधानमंत्री मैं बिल्कुल असम्मान नहीं मानता हूं, क्योंकि इस असम्मान के लिए खुद प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अगर आप उस गवर्नर को कंटिन्यू कर रहे हैं जो सुबह से शाम तक एक चुनी हुई मुख्यमंत्री का अपमान करता है, और मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं किस तरीके से दिल्ली के अंदर नजीब जंग नाम के एक शख्स को खुला छुट्टा छोड़ दिया गया था कि सुबह से शाम तक 67 सीट जीतने वाले अरविंद केजरीवाल का जीना हराम कर दो। 20 विधायकों को गिरफ्तार किया गया था फॉर नो रीजन। आम आदमी पार्टी के दफ्तर को खाली कराने का नोटिस दे दिया गया। जो भी अधिकारी अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ काम करने की कोशिश करता था, उसको होम मिनिस्ट्री से बाकायदा ऑर्डर आता था, तू समझ ले ये तो 5 साल रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन तेरा करियर चौपट हो जाएगा। ये अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर इस तरीके से अगर आप हिंदुस्तान को चलाने का काम करेंगे तो हिंदुस्तान में विखंडन होगा। ममता बनर्जी तुनक मिजाज है, मानता हूं आपकी बात। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी किस तरीके से हैंडल करते थे पूरी दुनिया को मालूम था। अटल बिहारी वाजपेयी, जब ममता बनर्जी नाराज होकर बंगाल में बैठ गई तो अटल बिहारी वाजपेयी उनके घर में गए
उनकी माँ के पास गए, उनकी माँ से कहा कि आपकी बेटी बहुत शरीर है, बहुत ही शरारती है, बहुत ही शैतान है, बहुत परेशान करती है। लेकिन माँ के हाथों से संदेश खाया और संदेश दिया, दिल बड़ा किया। हिंदुस्तान छोटे दिल से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान तो बड़े दिल से चलेगा। अगर अकबर जैसा दिल होगा तो इतिहास भी याद रखेगा, और औरंगजेब जैसा अगर तंग दिल होगा तो मुगलिया सल्तनत भी जाएगी और हिंदुस्तान के ऊपर खतरे भी आएंगे और ब्रिटिशों का शासन भी होगा। अगर मुगलिया सल्तनत कमजोर नहीं होती तो ब्रिटिशर्स नहीं आते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में ममता बनर्जी को डिस्क्रेडिट करने का एक बहुत बड़ा नैरेटिव इस देश के अंदर चल रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि कोई टीना फैक्टर नहीं है, विपक्ष है कहां, ये एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा है इस देश के अंदर। मुझे बताइए 1916 में जब 1996 में जब नरसिम्हा राव की सरकार गई तो कौन टीना फैक्टर था? 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो कौन टीना फैक्टर था? ये यशवंत जी से इस पर टीना फैक्टर पर चर्चा करेंगे। सूट करता है, ये नरेंद्र मोदी को सूट करता है कि हम तमाम बड़े विशेषज्ञ बैठकर बात करें कि कोई राहुल गांधी में तो दम ही नहीं है। सवाल राहुल गांधी का नहीं है, क्या हमें ऐसा आदमी चाहिए जो राहुल गांधी को रोका तो नहीं है किसी ने, जो लोगों की मौत, देखिए जो लोगों की मौत के ऊपर अट्ठास लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर आके जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा में इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये देश अगर क्रोध में खड़ा नहीं हो रहा है तो इस देश का दुर्भाग्य है। जी राहुल जी, हिंदुस्तान को बड़े दिल की जरूरत है और टीना फैक्टर, यशवंत जी के पास आऊं उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा इस पर ज्ञान चाहता हूं। राहुल जी अनम्यूट कर लें अपने सर, अनम्यूट कर लें अपने। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि हमें पत्रकार के रूप में थोड़ा सा संतुलन की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ, पहले तो ये ममता बनर्जी वाली जो बात चल रही है, तो प्रधानमंत्री के पीछे का जो भी आचरण रहा हो वो हम सबको मालूम है, मैं उसकी चर्चा में नहीं जाऊँगा। लेकिन संवैधानिक पदों की जो एक गरिमा, जो मर्यादा और उस संघीय ढांचे की जिसकी आपने बात की, उसकी गरिमा के पालन की अपेक्षा केवल प्रधानमंत्री से नहीं हो सकती। एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में वही हैसियत रखता है जो प्रधानमंत्री रखता है एक तरह से। और ममता बनर्जी हम जानते हैं अग्नि कन्या वो यूं ही नहीं कहलाती, वो सचमुच अग्नि कन्या है, बहुत आवेग और आवेश की महिला है। उनकी पूरी राजनीति की शैली वैसी है, निजी शैली भी वैसी, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। इसके लाभ भी हैं, नुकसान भी। तो मैं उनके व्यवहार को अनुचित मानता हूँ। ये पद ऐसे होते हैं जहाँ पर हमसे अपेक्षित होता है, या जो भी उस पद पर हो उससे अपेक्षित होता है कि वो अपने काम के निर्वहन में निजी बातों, संबंधों, पसंदगियों, नापसंद, नाराजगियों को नहीं लाएगा, क्योंकि ऐसे प्रदेश सरकार भी नहीं चल सकती, ना तो केंद्र सरकार चल सकती, ना केंद्र राज्य संबंध हो सकते। इसलिए हम ममता के व्यवहार को उचित ठहराएं और प्रधानमंत्री के व्यवहार को इतिहास के सहारे पूरी तरह अनुचित ठहराएं, ये मैं इससे सहमत नहीं। दोनों की गलतियां, लेकिन ये जो हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अच्छा नहीं है। आखिर और भी मुख्यमंत्री हैं इस देश में, गैर भाजपा मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आचरण देखा जाना चाहिए। उनकी अपनी शिकायतें हैं केंद्र से, उनकी अपनी शिकायतें नरेंद्र मोदी से भी होंगी। तो सब अगर यही करने लगेंगे तो कैसे चलेगा? पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्या था आपका? दिल बड़ा होने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी। निश्चय ही। मैं तो भाई जब हमने बात कही तो मैंने कहा कि उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई इस मामले में। दिल बड़ा होने की क्या मतलब? एक मानवीय हृदय, एक मानवीय संवेदनशीलता, लोगों के दर्द को समझना और उसको लोगों को महसूस कराना कि हम दर्द समझते हैं, हम आपके साथ हैं, ये उन्होंने नहीं दिखाया। केवल बड़ी बातें करने से बड़ा दिल नहीं दिखता। उनकी जो आखिरी मन की बात थी उसमें उन्होंने सकारात्मकता पर सारा ध्यान रखा, जबकि उस समय लोग कराह रहे, पूरा देश कराह रहा था, हम सब कराहे सुन रहे थे, हम भी रो रहे थे और देश भी रो रहा था। लेकिन आप उस समय 2, 4, 5 लोगों को, गृहिणियों को, कहीं से किसी को कह दे कितना मेरी अच्छी व्यवस्था मिल गई, मेरे घर में इलाज ठीक हो गया, ये भी एक तरह की क्रूरता है। तो बड़ा दिल लोगों को महसूस होना चाहिए, वो इस दौरान महसूस नहीं हुआ है। लोगों के दिल टूटे हैं और लोगों का विश्वास भी टूट चुका है। मैं आपको ये निजी रूप से कहना चाहता हूँ। जी
यशवंत जी, दो चीजों में दो 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 बातें। जी जी, एक तो ये कि उनसे जो लोगों की व्यक्ति के रूप में जो अपेक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं बन गई थी, वो अपेक्षाएं टूटी हैं, जो मानवीय अपेक्षाएं थी। और दूसरा, इतनी बड़े त्रासदी को, हादसे को उसका प्रबंध करने की, उसको मैनेज करने की, अभी उनके नेतृत्व की शैली से की जो अपेक्षाएं थी और जो एक छवि थी, वो भी खंडित हुई है। ये दोहरा नुकसान हुआ है। जी धीमन जी, कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं यशवंत जी के पास जाऊंगा। जी विजय जी, आप बड़े दिल की बात कह रहे हैं। मुझे लगता है आजादी के 75 साल में दिल की बात छोड़िए, बड़े दिल की बात छोड़िए, इतनी हार्टलेस और माइंडलेस सरकार भारत ने कभी देखी नहीं। देखिए, दिल्ली की सीमा पर इतने किसान 6 महीनों से बैठे हुए हैं, उनका प्रधानमंत्री और उनकी सरकार संज्ञान लेने तक को तैयार नहीं है। गंगा में सभी ने देखा कि इतनी लाशें तैर रही है। गंगा के तट में पहली बार हिंदुओं ने, मुझे लगता है कि लाशों को जलाने के बजाय दफन का काम किया और उनके ऊपर जो कपड़े रखे। हमने देखा कि उनको जो गलत हुआ था उसको ठीक करने के बजाय वो कपड़ों को हटाने का काम शुरू हुआ, लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम शुरू हुआ। ये मानने तक को तैयार नहीं कि देश में इतने लोग मर गए। न्यूयॉर्क टाइम्स को कहना पड़ा कि आप जो आंकड़े बता रहे हैं कम से कम इससे 10 से 20 गुना ज्यादा है। जैसे यशवंत सही बता रहे हैं कि जो आंकड़े हमारे मौत के हैं, कोरोना के केसेस के हैं, वो 10 गुना ज्यादा है। जिस गुजरात मॉडल की बात हो रही है, मुझे लगता है गुजरात मॉडल बट सरल शब्दों में समझाना है तो इसी तरह आप समझा सकते हैं कि वाइब्रेंट के आंकड़े चढ़ा बढ़ा के बताओ और मौत के, कोरोना के 10 गुना कम करके बताओ। जी यशवंत जी, वक्त कम है, लेकिन आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ, फिर सब लोगों से भी उसी पर चर्चा करेंगे कि जो टीना फैक्टर की बात आशुतोष जी ने की और समाज बार बार इस पर चर्चा होती है, ये किसी प्रोपागेंडा कहें या जो भी कहें, मौजूदा स्थिति में टीना फैक्टर की बात होती है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कौन है। और आपका जो सर्वे है वो भी राहुल गांधी को 20% तक पहुंचाता है, जो इस समय सबसे बड़े विपक्षी नेता के तौर पर देखे जाते हैं। पहली बात। दूसरा, सोशल मीडिया में जो एक स्लोगन चल रहा है, जिसे हमने प्रोग्राम में भी लगाया कि आएगा तो मोदी ही, इस पर आपके? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं टीना फैक्टर पे कतई यकीन नहीं करता। मेरा बहुत ही अंदर से ये मानना है और मैं कह सकता हूं कि बहुत छोटा था, लेकिन मैं उस पीढ़ी का हूं जिसने इमरजेंसी को व्यक्तिगत रूप से झेला है और बहुत ही पेनफुल, भयावह यादें अभी तक अंकित हैं। लेकिन उसके बाद में भी मैं मानता हूं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक जीवन समाज होता है, वहां पर टीना फैक्टर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, हो भी नहीं सकती। जनता जो है वो वैक्यूम को भरना जानती है और वो लीडरशिप ऐसी जगहों से खड़ा करती है जिसके ऊपर इतिहास भी हतप्रभ रह जाता है कि ये वैक्यूम कैसे भर गया। लेकिन उस वैक्यूम को भरने या टीना फैक्टर को धता बताने के लिए हमेशा हम याद रखें कि कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल भी होती है। किसी नकारात्मक सरकार को या नकारात्मक गवर्नेंस को नकारात्मक रिएक्शन से भरा नहीं जा सकता। ये भी उतना ही बड़ा सच है। राहुल गांधी जो उस जगह को नहीं भर पा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि अगर आप सोशल मीडिया या मीडिया या जनता के बीच में जाएं तो जितनी वाहवाही, जितनी तारीफ इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अभी हैं श्रीनिवासन जी, जिन्होंने लगातार कोरोना के समय में लोगों की मदद करके लंबी लाइन खींच करके अपने लिए वाहवाही बटोरी, उतनी बड़ी वाहवाही लंबी लाइन खींच करके ही बटोरी जा सकती है। मेरे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, इस कैंपेन पे नहीं बटोरी जा सकती। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, विपक्ष को नेगेटिव कैंपेन के अपने कैरेक्टर से बाहर आना पड़ेगा, तभी वो मोदी और शाह की राजनीति का मुकाबला कर पाएंगे, अन्यथा वो नहीं कर पाएंगे। और उसी सिलसिले में जितनी हाड़ तोड़ मेहनत, देखिए दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरीके की ममता बनर्जी ने की। ममता बनर्जी के साथ में अपनी फोटोग्राफ को ट्वीट करके लखनऊ में पड़े पड़े अखिलेश यादव अगर सोचते हैं कि योगी सरकार को पलट देंगे तो नहीं पलट पाएंगे, लिख के ले लीजिए। देश में सबसे ज्यादा भयावह उत्तर प्रदेश की स्थिति होने के बाद में, सबसे ज्यादा नाराजगी उत्तर प्रदेश की होने के बावजूद भी इस विपक्ष के साथ में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि लोग किसी को भी वोट देंगे लेकिन इनको नहीं देंगे, ये स्थिति नहीं आएगी। क्योंकि आपको सकारात्मक भूमिका, सकारात्मक विपक्ष देना पड़ेगा
केवल चिल्लपों मचा करके, हाय हाय करके और केवल लंबी नेगेटिविटी की लाइन खींचने से अगर आप सोचते हैं सत्ता परिवर्तन, देखिए ममता बनर्जी ने नेगेटिविटी की लाइन से सत्ता नहीं बचाई है। नीरेन जी इस बात को मुझे कह सकते हैं, यहाँ पर मैं इस बात पे चैलेंज करने को तैयार हूं पूरी दुनिया को। ममता बनर्जी को अफर्मेटिव पॉजिटिव मैंडेट मिला है, उनको अफर्मेटिव पॉजिटिव मैंडेट मिला है उनकी सरकार के कामकाज के ऊपर, उनकी योजनाओं के ऊपर, और जो उनकी छवि है 30 साल की लड़ाई करने वाली छवि की, जनता के लिए लड़ाई करने की छवि की, अपने लिए लड़ाई करने की छवि की नहीं। तो वो पॉजिटिव मैंडेट है उनके लिए। और अगर आप पॉजिटिव मैंडेट के लिए लड़ना चाहें तो आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा पहली बात कि इस सरकार की छवि इतनी खराब हो गई, लोगों की इतनी नाराजगी बढ़ गई है कि अब हम मुंह खोल के लेटे रहेंगे और जनता सत्ता का लड्डू ना करके बाय डिफॉल्ट हमारे मुंह में डाल देगी। ये होने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा, ये नहीं होगा। नहीं, मैं यशवंत की बातों से काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की जो राष्ट्रीय राजनीति है वो 2009 को छोड़कर हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स में ही रही है। आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार उठा के देख लें, जनसंघ का पूरा प्रचार उठा के देख लें, राम मनोहर लोहिया का पूरा प्रचार उठा के देख लें, ये व्यक्ति केंद्रित, व्यक्ति पर पर्सनल हमले की राजनीति रही है। आपको याद होगा कि 1977 में क्या नारे लगते थे? गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, ये नारे लगते थे 1977 के अंदर। या 1989 में क्या नारे लगते थे राजीव गांधी को लेकर, और जो संघ के लोग भी लगाते थे, भाजपा के लोग भी लगाते थे, सीपीएम के लोग भी लगाते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह तो लगाते ही लगाते थे। वो कौन सी राजनीति थी? वो भी विस्तृत तौर पर एक नेगेटिव पॉलिटिक्स थी। या 2004 का कैंपेन अगर आप उठा के देखें, सिर्फ 2009 का कैंपेन ऐसा था जिसमें पॉजिटिव वोट मिला है सरकार को। वो भी इसलिए क्योंकि 2009 के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था 2004 से लेकर 2009 तक, 2008 को छोड़ दें तो 8%, एक मेरी कंप्लीट कर लीजिए, 8%, 9% के आसपास थी। किसानों को 62,000 का जो लोन वेवर था वो दिया गया था। और चूंकि इकोनॉमी बूम कर रही थी, इसलिए उस दौरान अगर आप देखें, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो लगातार 3 बार, दिल्ली की सरकार लगातार 3 बार, असम की सरकार लगातार 3 बार, वो सरकारों में वापस लौटी है। तो वो हम कह सकते हैं वहां पे। लेकिन ये कहना कि इस देश के अंदर सिर्फ पॉजिटिव पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभाव में नकारात्मक है। जिस तरीके का विट्रियोलिक, जहरवादी, विषाक्त कैंपेन अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री, उनकी पूरी पार्टी सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर और पर्सनल भाषण में करते हैं, उसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। ये नेगेटिव कैंपेन है। मैं ये कहना 2014 में तो उन्होंने अच्छे दिन आएंगे का कैंपेन चलाया। विजय जी बुरा मत मानिएगा, 2014 का जो कैंपेन था वो कैंपेन था कि कुछ भी हो जाए हमें मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं चाहिए। ये जनता ने तय किया, अच्छे दिन आएंगे उनके। कतई मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर नरेंद्र मोदी की जगह नितिन गडकरी होते या राजनाथ सिंह होते तब भी भाजपा की सरकार बनती। लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी 2 डिजिट में आकर ठहर गई, 40 के नीचे सीटें आई। मैं ये जरूर कहता हूं कि 2-4% वोट था वो नरेंद्र मोदी की वजह से आया था। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो पॉजिटिविटी थी वो 2014 से लेकर 2017 तक के बीच की थी, जब लोगों को लगा कि आदमी देश के लिए कुछ कर रहा है, करना चाहता है, इसके अंदर परिवर्तन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आक्रोश से सत्ता परिवर्तन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सत्ता परिवर्तन आक्रोश के नाम पर वैक्यूम में नहीं होता समझ। और मैं ये नहीं मानता कि 77 में कोई चेहरा नहीं था, मैं नहीं मानता कि 89 में कोई चेहरा नहीं था, मैं नहीं मानता कि 96, 98, 99 में चेहरे नहीं। और 2009 के सत्ता न बदलने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के कैंप का पूरा नेगेटिव कैंपेन व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ जो चलाया, उसे जनता ने नकार दिया। उसकी जरूरत नहीं थी। अदरवाइज 2009 में भी वो सरकार अटकती और भटकती। मैं ये भी मानने को तैयार हूं आपकी बात कि वैक्यूम भरता है जनता से, लेकिन अगर आप इनकी राजनीति उनकी शर्तों पे आप करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं पहले जो मैंने पहले बात बोली थी कि जनता के विश्वास और इंटेंट के ऊपर जब तक वहां पर गाज नहीं गिरेगी, अभी तक
नरेंद्र मोदी के सरकार के 7 साल के तमाम गलत अच्छी बातों को जनता ने सराखों पर लिया है, क्योंकि अभी तक जनता ने उनके इंटेंट में कोई दरार नहीं देखी। ये पहला मौका आ रहा है जब जनता अब इंटेंट पे भी प्रश्न चिन्ह लगाने की दरकार कर रही है। और जैसा अभी धीमन भाई ने बोला, आज मोदी जी बोले कितने लोग खाली कटोरी लेकर के निकलेंगे बजाने के लिए, ये उसका पहला लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन उन सब के बावजूद भी मेरा मानना यह है कि आप जब किसी लाइन को छोटा साबित करना चाहते हैं, तो चाहे व्यक्तिगत रूप से आपकी व्यक्तित्व के नाते, चाहे आपके कार्यकाल के नाते या आपके संगठन के नाते, तीनों ही तरीके से किसी एक जगह पे तो आप लंबी लाइन खींचेंगे। या तो आप संगठन के नाते संघ से बड़ी लाइन खींच लीजिए, या व्यक्तित्व के नाते मोदी से बड़ी लाइन खींच लीजिए, या कामकाज के नाते अपनी राज्य की सरकारों की बड़ी लाइन खींच लीजिए। या विपक्ष की जो सरकारें चल रही हैं उनमें से कोई एक सरकार ऐसी है जहां पे वो बोले कि कोरोना से निपटने का ये मॉडल मेरा बेहतर है केंद्र का सरकार के सामने। हमने देखिए गुजरात मॉडल सही गलत ये आप विवेचना कीजिए, लेकिन गुजरात मॉडल के प्रचार और प्रसार करके उन्होंने एक लंबी लाइन डेवलपमेंट के नाम पे खींचने की कोशिश की थी कि केंद्र की नीति के सामने मेरा गुजरात मॉडल ज्यादा अच्छा है। सही गलत ये अलग बात सबकी, वो एक अलग विषय है, प्रचार अप्रचार ये अलग विषय कीजिए। लेकिन जनता ने जो देखा, जनता ने जो वोट दिया, वो उस अपेक्षा और उस उत्साह से दिया था कि जो गुजरात मॉडल वहां लगा है वो पूरे देश को भी आगे ले जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स में आप उनके स्तर की, उनके तरीके की राजनीति अगर आप करेंगे तो आप उनके नियमों पे खेल रहे हैं जिसमें वो ऑलरेडी चैंपियन है। जिस जगह पे जिस तरीके की राजनीति में वो चैंपियन है, उस अखाड़े में आप उन्हें नहीं पटक सकते। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय भी है। जनता का आक्रोश है, लेकिन जनता का आक्रोश अभी उस टिपिंग पॉइंट में नहीं है कि वो अपने वोट निकाल करके एक वैक्यूम में डाल दे। बीजेपी का वोटर खासतौर पे आशुतोष एक बात ध्यान रखिएगा, आप कोई चुनाव उठा लें जब बीजेपी हारी है, इंक्लूडिंग 2004 का चुनाव, बीजेपी का वोटर कोई लॉक स्टॉक एंड बैरल कांग्रेस की ओर स्विंग हो गया, उस कारण से बीजेपी चुनाव नहीं हारती। बीजेपी तब हारती है चुनाव जब बीजेपी का वोटर इतना नाराज हो जाता है कि वो घर बैठ जाता है, टर्नआउट ड्रॉप हो जाता है और बीजेपी औंधे मुंह गिर जाती है। विपक्ष की नाकामयाबी ये नहीं है कि लोग नाराज होकर घर बैठ जाएं, विपक्ष की नाकामयाबी ये है कि अभी भी बहुत बड़ा इस देश का जनमत ये है कि वो बीजेपी के कैंप से विपक्ष के कैंप की ओर स्विंग या शिफ्ट होने के लिए राजी नहीं। मैं 10 सेकंड लूंगा, मैं 10 सेकंड लूंगा। भाई यशवंत का बहुत ही सारगर्भित उन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बातें कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं दो बात कहना चाहूँगा। पहली बात ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने पश्चिम बंगाल के बारे में भी यही कहा था। मैं मानता हूं कि यशवंत देशमुख ने लगातार ये कहा था कि टीएमसी को एज है, लेकिन किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि उनको 200 से ज्यादा सीटें और 2016 से बेहतर आएंगी। पहली बात ये। दूसरी बात जो हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर कमिटेड वोटर से 19 से 20% है। इसके ऊपर जो भी वोटर है वो फ्लोटिंग वोटर है। वो आज भी हिंदुस्तान के अंदर 36%, उससे ज्यादा नहीं है। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर कम से कम 10 से 12% वोटर नरेंद्र मोदी का अपना वोट है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज देश से खत्म हो गई। आज भी कांग्रेस पार्टी के पास देश में 19% वोट है। आज भी लोग 20% वोट है। तो ये 20% कांग्रेस का वोट भाजपा के पास नहीं जाता है, और भाजपा का कमिटेड 22%, 23% वोट जो अभी नया बना है वो कांग्रेस के पास नहीं जाता है। जाता कौन, तय कौन करता चुनाव? तय करता है 7 से 8% जो फ्लोटिंग वोटर होता है। अब ये फ्लोटिंग वोटर वो ये तय करता है कि हमें सरकार को रखना है नहीं रखना है। इस देश ने मनमोहन सिंह को भी देखा है, इस देश ने नरसिम्हा राव को भी देखा है, और हिंदुस्तान के इतिहास में ये दोनों प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के 5 बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में से एक होंगे। अंत में वो भी वक्त आएगा जब लोग इंदिरा गांधी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर की संख्या में नहीं जोड़ेंगे। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए अंबिका जी, बिल्कुल वक्त नहीं बचा, लेकिन मैं आखिरी सवाल फिर पूछना चाहता हूँ एक सरकार के आकलन पर कि जो स्लोगन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वैसे अभी दूर है, 2024 आने में 3 साल हैं, तो क्या ये स्लोगन को आप सही मानते हैं कि आएगा तो मोदी ही, तमाम बहस के बाद? अंबिका जी का कनेक्शन भी टूट गया। धीमन जी आप बताएं, मैं सभी से ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। धीमन जी अनम्यूट कर लो अपने को, अनम्यूट कर लीजिए जी।
या अनुपम खेर ने अपने बेडरूम में बैठे बैठे ट्वीट की थी कोरोना के दौरान ही कि आएगा तो मोदी ही। उस दौरान मैंने अनुपम खेर को कहा था कि अनुपम खेर, आप ये ट्वीट अपने बेडरूम में नहीं, अहमदाबाद की किसी भी अस्पताल के बाहर आके बोलिए आएगा तो मोदी, जहां लोग अस्पताल के बाहर लाइन में खड़े हैं और खड़े खड़े मर रहे हैं, तब लोग आपकी वो हालत बना देंगे कि उसी अस्पताल में आपको एडमिट करना पड़ेगा। जी नीरेंद्र जी। अभी बहुत समय है और मुझे लगता है कि अगला चुनाव जो है वो नेशनल लेवल पे नहीं लड़ा जाएगा, वो स्टेट लेवल पे लड़ा। तो स्टेट लेवल पे जैसे बंगाल में तृणमूल है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, इवन राज्यों में कांग्रेस, कुछ राज्यों में, हिंदी राज्यों में आपके कांग्रेस और बीजेपी होंगे। तो राज्यों में अगर स्ट्रॉन्ग नेता अगर बीजेपी को मुकाबला दे पाए तो मैं नहीं कहूंगा मोदी नहीं आएंगे, लेकिन तब मुकाबला बड़ा होगा। अगर ये एक फ्रंट बना ले और जनता में यह एक मैसेज देना तैयार हो जाए कि हमारा फ्रंट जो है वो बीजेपी या एनडीए का मुकाबला करने में सक्षम है, ऐसी स्थिति में एक तगड़ी फाइट हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जी राहुल जी, शेख शादी की एक लाइन मुझे याद आती है जिसमें कहा गया था कि सारी चिड़िया एका कर लें तो शेर की खाल खींच सकती। नीरेंद्र जी शायद यही कह रहे। आपने सवाल विजय पूछा था इस कैंपेन के बारे में, नारे के बारे में जी, क्या होगा तो मोदी ही, उस पे नहीं। तो मुझे ये आप दोनों चीजों का जवाब देंगे कि ये जो अभियान है या जो भी है, ये हैशटैग, ये एक सशंकित, थोड़ी डरी हुई पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का तरीका है। और इससे बात जो उसके कार्यकर्ता और बिल्कुल प्रतिबद्ध वोटर नहीं हैं, उनको इसमें केवल अहंकार की बुआई, ये कोई ज्यादा मदद उनकी करेगी, मुझे ऐसा नहीं। जी, नारे के अलावा क्या सोचते हैं आप राजनीतिक संभावना में? मैं देखिए सहमत हूं कि पहली बात यह कि इतिहास हमें बार बार बताता है कि वो अपने को लगातार उसी रूप में कभी दोहराता नहीं। तो हम इतिहास के कहीं से कोई आंकड़े उठा ले, जुटा ले, एक राय बना ले, लेकिन इतिहास हमें बार बार चकित भी करता है, यानी भविष्य हमें चकित करता है। तो ये भी मानता हूं कि कोई शून्य रहता नहीं। ठीक, आज से 24 तक अगले 2 साल 2.5 साल में क्या होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जब स्थितियां बनती हैं, जनता का मन तैयार हो जाता है, तो विकल्प अपने आप बन जाते हैं, कोई बनाए या न बनाए। सब नेतृत्व भी उभर आते हैं, व्यक्ति उभर आते हैं, अचानक प्रकट हो जाते हैं। हमने ये बहुत बार देखा। इसलिए मैं इतिहास की ही कसौटी पर भविष्य को आंकने की गलती नहीं करना चाहता। मैं इसको खुला छोड़ूंगा। अभी हमें बहुत कुछ देखना है, अगले 2-2.5 साल हमें देखने होंगे, तब जब करीब होगा तब जाकर हमें इसको पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन कोई भी जिससे हम कहते हैं इंडिस्पेंसिबल नहीं है। और जो नुकसान हुआ है अभी बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, वो बहुत गंभीर है, गहरा है। और इसको अगर वो नहीं संभाल पाए तो उनके लिए संकट निश्चित ही बहुत पहले आ जाएगा शायद। जी, यशवंत जी से आखिरी बात पूछूं, लेकिन आशुतोष एक लाइन में आपसे जानना चाहता हूं। मोदी सरकार की नाराजगी के बाद भी आप बेस्ट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, इस नारे में कितना दम देखते हैं कि आएगा तो मोदी? नहीं, जिस तरीके से इस आएगा तो मोदी जी में जो सरकाज़म, उसी तरीके से आपके सवाल में भी एक बहुत बड़ा व्यंग और सरकाज़म है। मैं कभी कभी अकेले में सोचता हूँ कि काश मेरे पास राहुल जी के शब्द होते और शब्द का चयन होता, साथ ही साथ वो स्थिरता होती। मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ दो बातें मैं कहूंगा, और मैं थोड़ा वक्त लूंगा, मैं देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। एक, अभी हाल में देखिए 2019 में किस तरीके से केरल के अंदर पिनराई विजयन की पार्टी का क्या हाल हुआ था, और विधानसभा चुनाव में स्थितियां बदल गई। तो राजनीति में 6 महीने बहुत कुछ होते हैं, 1 हफ्ते भी बहुत कुछ होता है, ऐसा कहा जाता है। तो अभी 3 साल पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि नहीं मोदी तो हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई, मुझे लगता है ये एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी, और मैं वो मूर्खता करने के लिए जाना नहीं चाहता। हाँ, एक बार आम आदमी पार्टी में चला गया तो एक अलग सवाल है। दूसरी बात यह है कि मेरा विश्लेषण का तरीका थोड़ा अलग है। मैंने गोवा से लेकर अभी तक के विधानसभा चुनाव का अध्ययन किया है और 2019 से उनके डेटा को जक्स्टापोज किया है। मेरा अपना मानना यह है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 से लेकर 24% वोट लूज करती है, और अगर आप बंगाल को जोड़ लें तो 3 से लेकर 24% का वोट वो कंसिस्टेंटली लूज करती है। इसका एक मतलब तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी की विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताने की ताकत अब खत्म हो चुकी है। वो जिता नहीं पाते हैं, ना बहुमत जिता पाते हैं, बहुमत दिला पाते हैं। आप दोनों में से किसी तरीके से उसको जोड़ के देख लीजिए। इसका मतलब यह है
कि जो उनकी रही सही पूंजी है, जब वो चुनाव में मुद्दे के तौर पर होते हैं, तब एक बहुत बड़ा तबका है जो उनके साथ अपने आप को जोड़ता है। अगर वो तबका, जैसा कि यशवंत कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, जैसा धीमंत कह रहे हैं, अगर वो यकीन टूट गया है, मैं अभी भी नहीं मानता कि वो यकीन टूटा है, अभी भी मैं आई एम पुटिंग माय नेक आउट, मैं अभी भी नहीं मानता कि वो यकीन टूटा है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपको एक नया नैरेटिव देकर वो जनमानस को बदल देते हैं। क्या वो क्रिटिकल पॉइंट तक वो बात पहुंच गई है नाराजगी, इस पर तय होगा कि 2024 में वापस लौटते हैं, वापस नहीं लौटते। जी यशवंत जी, आखिरी बात आपसे, क्योंकि आप इतने लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी और इस सरकार को। देखिए, ये निस्संदेह नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर है, मैं मानता हूं। 2002 को भी मैं नहीं मानता, क्योंकि 2002 उनकी पार्टी, उनके संगठन और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया। अगर मैं, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि 2002 में अगर वो दुर्घटनाएं नहीं होती तो पूरी संभावना है, मैं चुनाव विश्लेषक की हैसियत से बोल रहा हूं, कि बीजेपी शायद वो चुनाव हार गई। इसलिए मैं 2002 को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, इस तरह से। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का ये सबसे बड़ा संकट है, और अभी तक, जैसा आशुतोष कह रहे हैं, कि वो जो नियत पे प्रश्न चिन्ह अभी तक नहीं लगा था, वो लगने की शुरुआत होने लगेगी अगर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, अगर लोग एक्नॉलेज नहीं करेंगे सरकार में कि लोगों को तकलीफ हुई। अगर ये मूर्खतापूर्ण हैशटैग आईटी सेल वाले चलाते रहेंगे, जो घाव में नमक की तरह काम करेगा कि आएगा तो मोदी, अगर ये दंभी अहंकार से सने हुए चेहरे जो प्रवक्ताओं की हैसियत से टीवी चैनलों पे रोज शाम को थोपे जाते हैं, उनको रीबूट नहीं किया जाएगा, उन्हें लॉक स्टॉक एंड बैरल नहीं हटाया जाएगा, जिस तरीके के एक बीजेपी के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ी उनकी पहले एनडीए 1 की भी समस्या थी, तो और अभी भी, कि उनके जो सबसे पॉलिश्ड अच्छे चेहरे प्रवक्ता होते थे, वो सरकार बनते ही सरकार में चले जाते थे, और जिस समय सरकार को जनता के बीच में प्रस्तुत करने का काम बचता था, वो काम निहायत ही 2-4 अपवादों को छोड़ दें तो निहायत ही, मैं शब्दों के चयन में भी इस समय गड़बड़ा रहा हूं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, अदरवाइज मैं पात्रा बोल दीजिए। हाँ, तो वो जिस तरीके के लोग इंपोर्ट किए गए हैं, और प्रवक्ता भी अब इंपोर्ट किए गए हैं, जिनका संगठन, संघ, भाजपा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, और जिसको देखते ही आज की तारीख में जनता का रिएक्शन ऐसा होता है कि अगर सामने बैठे हो तो बोल दीजिए यशवंत के अंदर आती है। यशवंत हिम्मत करके बोल दीजिए। नहीं तो लपड़ रसीद बोल दिया, उनका काम काफी है। अगर कोई जनता के पास में अगर ये होता ना, तो शायद बीजेपी के 90% प्रवक्ता रात को मुंह लाल लिए हुए घर वापस जाते इस समय। लेकिन ये सारी स्थितियां जो हैं, ये एक टोटलिटी में शायद बीजेपी, संघ, इन सबको सोचने की जरूरत है, प्रधानमंत्री को तो सोचने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि वो विश्वास की चिटक अगर एक बार आ गई, तो उसको दोबारा नापना, दोबारा साटना, ये लगभग असंभव होगा। मेरे ख्याल से वो थ्रेशोल्ड के आसपास, उससे नीचे है, अभी पार नहीं हुआ है। आशुतोष ने जो कहा, वो थ्रेशोल्ड अभी पार नहीं हुआ है। और नरेंद्र मोदी एक नेता ऐसे जरूर हैं जिनको नैरेटिव बनाना, रखना, बदलना आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आने वाले, और ये इस क्राइसिस को क्या नरेंद्र मोदी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं अगले 1 साल में, कि देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने की क्या वो हिम्मत रखते हैं। कैन ही टेक द बुल बाय द हॉर्न, जिसे कहा जाता है। अगर वो कर पाए तो निस्संदेह वो जनता उस पर जनादेश देगी, नहीं तो वैक्यूम, मैंने बहुत पहले बोला कि जनता वैक्यूम को भरती है, भरना जानती है। कोई भी ये सोच के ना आए कि हम इंडिस्पेंसिबल हैं। इसलिए मेरे ख्याल से आने वाला समय अपने आप में, जनता की आंकड़े, जनता की बातें हमारे पास में आएंगी, हम आपको बताएंगे, और जनता पूरा देखती है, सुनती है, और तब अपना फैसला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी वक्त हो गया, लेकिन आप सब लोगों के ज्ञान से मेरा तो बहुत ज्ञानवर्धन हुआ, इसलिए इस पर और टिप्पणी की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। विजय, धन्यवाद कार्यक्रम में आप जी। हर बार कहते हैं आपका बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ है, हर बार आपसे मुलाकात होती तो मुझे लगता है कि थोड़ा मेरा भी ज्ञानवर्धन हो गया है। खुश रहिए।